यह कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। उसका नाम था पेमा चौडरों। बाहर से सब कुछ टूट चुका था, रिलेशनशिप्स, इमोशंस और खुद से कनेक्शन भी। लेकिन उस वक्त जब कोई और रास्ता नहीं दिखा, उसने बाहर की दुनिया को नहीं बल्कि खुद के अंदर झांकना शुरू किया। और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी जर्नी जिसने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली बल्कि लाखों लोगों को जीने का नया नजरिया भी दिया। उसने जो सीखा वही इस किताब में लिखा है, स्टार्ट वेयर यू आर। इस किताब का नाम जितना सिंपल है, उसका मैसेज उतना ही डीप है। हम अक्सर सोचते हैं कि चेंज करने के लिए पहले कुछ कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, पहले हम स्ट्रांग बन जाएं, पहले सब कुछ ठीक हो जाए, तब जाकर कुछ नया शुरू करें। लेकिन पेमा कहती हैं, तुम वहीं से शुरुआत करो जहां तुम हो, डर के साथ, कंफ्यूजन के साथ, गिल्ट या ग्रीफ के साथ, सबको लेकर चलो, छुपाओ मत। पेमा ने इस किताब में टिबेटन बुद्धिस्ट टीचिंग्स को यूज किया है, लेकिन किसी रिलीजियस वे में नहीं, बल्कि एक ह्यूमन तरीके से। वो बताती हैं कि कैसे हमारे अंदर की सफरिंग ही कंपैशन का रास्ता खोल सकती है। हर दर्द, हर इमोशन, वो हमें कुछ सिखा सकता है अगर हम भागना बंद करें। सोचो, किसी इंसान ने अपनी सबसे गहरी परेशानियों को, अपने लोवेस्ट पॉइंट को यूज किया अपनी ग्रोथ के लिए, और फिर उन लर्निंग्स को इतना ब्यूटिफुली शब्दों में पिरोया कि कोई भी इंसान, चाहे वो कहीं भी खड़ा हो, खुद को रिलेट कर पाए। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, हमें बस खुद से ऑनेस्टली मिलना है और वहीं से चलना शुरू करना है। अगर आपकी लाइफ में इस वक्त कोई इमोशनल स्ट्रगल है, अगर आप खुद को लेकर अनक्लियर हैं या अपने अंदर एक खालीपन महसूस करते हैं, तो यह किताब आपको यह रियलाइज कराएगी कि यही खालीपन आपकी स्ट्रेंथ बन सकता है। स्टार्ट वेयर यू आर कोई सोल्यूशन देने वाली किताब नहीं है, यह आपको खुद से मिलने का रास्ता दिखाती है। एक ऐसा रास्ता जो अनकंफर्टेबल जरूर है लेकिन सच्चा है, और यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह आपको बाहर की दुनिया नहीं, खुद के अंदर देखना सिखाती है। क्या आपने कभी किसी से सुना है कि मेडिटेशन ने उनकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया? सुनने में थोड़ा ओवर लगता है ना, लेकिन यह सच है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि मेडिटेशन न सिर्फ हैप्पीनेस को बूस्ट करता है, बल्कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में माइंड को काल्म रखने में भी मदद करता है। बुद्धिस्ट मेडिटेशन का एक खास स्कूल है, शमथा विपश्यना। यह बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। यह अप्रोच ना सिर्फ इजीली एक्सेसिबल है, बल्कि यह आपके माइंड के डार्क और नेगेटिव थॉट्स को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। नतीजा, एक स्टेबल और पीसफुल लाइफ। अब सवाल उठता है, शमथा विपश्यना मेडिटेशन एक्चुअली होता क्या है और यह कैसे किया जाता है? इसके अलावा आप जानेंगे टोंगलिन ब्रीदिंग के बारे में, जो एक डीप और सोलफुल मेडिटेशन टेक्निक है। यह सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि आपके लव्ड वंस के लिए भी हीलिंग साबित हो सकती है। और हां, सबसे माइंड ब्लोइंग बात, बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट निर्वाणा और क्वांटम फिजिक्स में सरप्राइजिंग कनेक्शन भी एस्टैब्लिश होता है। अब बात करते हैं कोर क्वेश्चन की, मेडिटेशन आखिर है क्या जो ये इतना इंपैक्टफुल है? मेडिटेशन बेसिकली एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना और उसे सेलिब्रेट करना सिखाती है। प्रेजेंट मतलब अभी का मोमेंट। हमारी लाइफ तो चल रही होती है प्रेजेंट में, लेकिन हमारा माइंड अक्सर या तो पास्ट की रिग्रेट्स में होता है या फ्यूचर की वरीज में उलझा रहता है। लेकिन जब आप प्रेजेंट को ही अपना फोकस बना लेते हैं और अननेसेसरी इमेजिनेशन से खुद को दूर कर लेते हैं, तभी रियल सेटिस्फैक्शन पॉसिबल होता है। इस तरह की अवेयरनेस और क्लैरिटी तक पहुंचने में मदद करता है एक सिंपल लेकिन पावरफुल मेडिटेशन मेथड, शमथा विपश्यना। यह नाम बुद्धा द्वारा दिया गया है और उनका मानना था कि यह प्रैक्टिस मेंटल पीस यानी शमथा और डीप इंसाइट यानी विपश्यना लाता है। इस टेक्निक के 2 बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना। आंखें खोलकर पैर क्रॉस करके आराम से बैठिए। कोशिश कीजिए कि आपकी पोस्चर स्ट्रेट हो और बॉडी टेंशन फ्री। अब धीरे धीरे कुछ डीप लेकिन जेंटल सांसें लीजिए। जेंटल का मतलब ये नहीं कि सांस लेने में कोई जोर लगाना है, बल्कि ऐसा लगे जैसे हवा अपने आप अंदर जा रही हो, बिना किसी डिस्कम्फर्ट के। अब खुद से एक छोटा सा सवाल पूछिए, क्या आप इस मोमेंट में ठीक से सेटल्ड हैं? आसपास की एनर्जी और ब्रीदिंग को थोड़ी अवेयरनेस के साथ महसूस कीजिए। ध्यान दीजिए कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, लाइट है या थोड़ा डार्क, साइलेंस है या बैकग्राउंड में कोई सब्टल साउंड्स चल रही हैं। इन सब ऑब्जर्वेशंस को सिंपली नोटिस कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि आपका मेन फोकस हर वक्त सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्रीदिंग पर बना रहे। यही प्रैक्टिस आपको प्रेजेंट मोमेंट में टिके रहने में मदद करेगी। और याद रखिए, प्रेजेंट ही आपकी रियल रियलिटी है, इसलिए जरूरी है कि आपकी अवेयरनेस का पूरा सेंटर इसी मोमेंट पर हो। अब जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हों,
तो कोशिश कीजिए कि वरीज या रिग्रेट्स की कोई भी लहर आपको अपनी ओर ना खींच पाए। यह बिल्कुल कॉमन है कि माइंड कभी ना कभी किसी नेगेटिव या रैंडम थॉट में बह जाएगा। आप कभी अपनी टू डू लिस्ट के बारे में सोचने लगेंगे या किसी इरिटेटिंग इवेंट के बारे में जो कल हुआ था। इससे डरने या फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। बस जैसे ही आपको लगे कि आप भटक गए हैं, धीरे से अपने माइंड में थिंकिंग कहिए और बिना किसी गिल्ट के अपना ध्यान वापस अपनी ब्रीदिंग पर ले आइए। हमारी पूरी लाइफ सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस या ड्यूटीज को फुलफिल करने में नहीं जाती, बल्कि खुद को समझने और अपनी वर्थ एस्टैब्लिश करने की स्ट्रगल में भी बीतती है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो अपने आप से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए, क्या आप पॉसिबिलिटीज को लेकर एक्साइटेड हैं या फिर हर दिन एक्सपेक्टेशंस के बोझ से थक चुके हैं? क्या आप बाहर जाकर काम करने के लिए मोटिवेटेड महसूस करते हैं या फिर बीती रात की किसी गलती जैसे एक्सेसिव ड्रिंकिंग की वजह से अपने आप से डिसअपॉइंटेड हैं? यही सारे सवाल हमारे कॉन्शियसनेस को शेप करते हैं और यही मेडिटेशन की पावर है। ये हमें अवेयरनेस देती है कि हम अपने थॉट पैटर्न्स को पहचान सकें, उन्हें एक्सेप्ट करें और धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करें। कई लोग अपनी जिंदगी को इतना ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि किसी छोटे से फेलियर को भी एंड ऑफ द वर्ल्ड समझ बैठते हैं। लेकिन इमेजिन करिए, अगर ये एक्स्ट्रा प्रेशर हट जाए तो जिंदगी कितनी लाइट और पीसफुल हो सकती है। मेडिटेशन इस इनर पीस को पाने का एक रास्ता बन सकता है। एक बार जब आप मेडिटेशन को ठीक से समझ लेते हैं और इससे कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो इसे अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करना सरप्राइजिंगली इजी हो जाता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो हर दिन को एक फ्रेश नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। हर मोमेंट एक न्यू अपॉर्चुनिटी लगने लगता है। मेडिटेशन आपको चॉइस देता है, खुश रहने की चॉइस। और आखिरकार लाइफ छोटे छोटे मोमेंट्स का ही तो कलेक्शन है। तो अब यह आपके ऊपर है कि आप इसे शोल्डर्स पर भारी बर्डन बनाकर जीते हैं या हार्ट में खुशी लेकर। हैप्पीनेस को पाने का सबसे आसान तरीका है अपनी डेली लाइफ में कुछ नया ट्राई करना। रूटीन में थोड़ा सा बदलाव ब्रिंग कीजिए। जैसे अगली बार जब आप नहा रहे हों तो अपने फेवरेट म्यूजिक के साथ उस मोमेंट को एंजॉय करिए, या जब खाना बना रहे हों तो डिनर की जगह पैनकेक ब्रेकफास्ट बना लीजिए, या फिर मेट्रो के बजाय कभी कभी नई स्ट्रीट पकड़कर बाइक राइड ले लीजिए। जरूरी है कि आप हर चीज को नए नजरिए से देखें और खुद को नए एक्सपीरियंसेस के लिए थोड़ा वक्त दें। एक ही तरह के मोमेंट्स को रिपीट करने के बजाय हर जगह खुशियों को एक्टिवली ढूंढने की आदत डालिए। अब बात करते हैं निर्वाण की, जिसे बुद्धिज्म में अल्टीमेट स्पिरिचुअल गोल माना जाता है। निर्वाणा का मतलब होता है एम्प्टीनेस, यानी खालीपन। वेस्ट की सोच में एम्प्टीनेस अक्सर नेगेटिव लगता है। जैसे ऑप्टिमिस्ट लोग कहते हैं ग्लास हाफ फुल है, जबकि पेसिमिस्ट लोग उसे हाफ एम्प्टी समझते हैं। इसलिए उन्हें खालीपन एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट लगता है। लेकिन साइकोलॉजी बताती है कि एम्प्टीनेस या इनर स्टिलनेस बहुत ही कंफर्टिंग हो सकती है। जब आप इस खालीपन की स्टेज तक पहुंचते हैं तो आप हर तरह के इमोशनल लेबल्स जैसे अच्छा, बुरा, दुख, खुशी, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। निर्वाणा का मतलब ही यही है, जजमेंट फ्री एग्जिस्टेंस। और जब आपको यह समझ आने लगता है कि अल्टीमेट गोल यही शांति है, तो बाकी सब चीजें खुद ही फेड होने लगती हैं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हमारी रियलिटी एक होलोग्राम की तरह है, यानी सब कुछ सच जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसे डीपली ऑब्जर्व करते हैं तो वो इल्यूजन जैसा लगने लगता है। जैसे एक होलोग्राम को अलग अलग एंगल से देखने पर उसकी इमेज बदलती है, वैसे ही हमारी सोच और परसेप्शन भी हमारे एक्सपीरियंस को अलग अलग रूप में दिखाती है। यही कॉन्सेप्ट एम्प्टीनेस से जुड़ता है, जो आपको गुस्से जैसी इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। ज़ेन की एक क्लासिक कहानी इसे परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। एक आदमी नदी में अपनी नाव पर एंजॉय कर रहा होता है। तभी एक दूसरी नाव उसकी तरफ बढ़ती है। वो गुस्से में चिल्लाने लगता है, देख कर चला करो। लेकिन जैसे ही वो दूसरी नाव पास आती है, वो देखता है कि वो नाव तो खाली है। तब उसे रियलाइज होता है कि उसका सारा गुस्सा बेकार था। पॉइंट यह है कि गुस्सा पैदा करने वाले ज्यादातर ट्रिगर्स हम खुद क्रिएट करते हैं। चीजें अपने आप में न अच्छी होती हैं न बुरी, उन्हें वैसा हम बनाते हैं। एम्प्टीनेस को एक्सेप्ट करना इस अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत है। यह एक्सेप्टेंस लाइफ के एंड मोमेंट्स में भी बहुत मददगार साबित होती है। लेखक के दो दोस्तों जैक और जिल की मौत दो अलग हालातों में हुई। जिल एम्प्टीनेस की कॉन्सेप्ट से डरती थी। वो हर दिन डर और दुख में बिताती थी क्योंकि उसकी ईगो उस एम्प्टीनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैक ने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया। उसे पता था कि नेचर की अल्टीमेट रियलिटी एम्प्टीनेस है, इसीलिए वह शांत और चीयरफुल रहा और जिंदगी के अंत को पीसफुली एक्सेप्ट किया। कई बिगिनर्स को लगता है कि एम्प्टीनेस पाने का मतलब है इमोशंस को सप्रेस करना
या हर दर्द से भागना। लेकिन यह एक मिसकंसेप्शन है। बुद्धिस्ट प्रैक्टिस आपको सिखाता है कि जिंदगी के हर एस्पेक्ट को, चाहे वो सुख हो या दुख, ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट करना चाहिए। मेडिटेशन सिर्फ खुशी पाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह आपको दुख से भागने के बजाय उसे समझने और उसमें अवेयरनेस लाने का रास्ता देता है। पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस दोनों को महसूस करना, लेकिन उनसे अटैच ना होना, यही बैलेंस है। जिंदगी जब आपको खाद जैसी चीज देती है, यानी मुश्किलें, तकलीफें, तो उनसे भागने के बजाय उन्हें अपने इनर गार्डन को नरिश करने के लिए यूज करिए। वही खाद आपके अंदर का सबसे खूबसूरत फूल खिला सकती है। अब इमेजिन करिए उन अवेयर बुद्धिस्ट मंक्स को जिन्होंने डेकेड्स मेडिटेशन प्रैक्टिस में बिताए हैं। जब उन्हें कोई बुरी खबर मिलती है, क्या वो उस इमोशन से भागते हैं? नहीं, वो उस इमोशन को फील करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर उससे अटैच हुए बिना उसे जाने देते हैं। यही है रियल फ्रीडम, जजमेंट से, रिएक्शन से और अननेसेसरी स्ट्रगल से। इसका जवाब बहुत सिंपल है, खुद को हर तरह का दर्द महसूस करने दीजिए। अगर आप सिर्फ खुशी को पकड़कर और दुख से भागकर जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे कि इमोशंस को हैंडल कैसे किया जाता है। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है हर तरह की फीलिंग्स को महसूस करना, चाहे वो तकलीफ हो, डर हो या गिल्ट। अगर आप वाकई वाइज बनना चाहते हैं, तो आपको हर तरह के इमोशंस को अपनी लाइफ में जगह देनी होगी। हिस्ट्री के उन महान लोगों के बारे में सोचिए, जैसे जीसस या मदर टेरेसा। उन्होंने कभी दर्द से, गरीबी से, बीमारी से या फिर मौत से दूरी नहीं बनाई। उन्होंने लेप्रोसी जैसे पेशेंट्स के पांव धोए, उन्हें गले लगाया, उनके साथ वक्त बिताया। वो हर उस इंसान के करीब रहे जो तकलीफ में था। यही वजह थी कि उन्होंने जिंदगी की सच्चाई को इतने गहराई से समझा और उनकी ग्रेटनेस वहीं से निकली। सच ये है कि जो लोग सबसे ज्यादा केयर करते हैं, वो वही होते हैं जिन्होंने दर्द को बहुत करीब से देखा हो। दूसरी तरफ जो लोग तकलीफों से भागते हैं, वो अक्सर इमोशनली ब्लंट या कोल्ड हो जाते हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर कोई सोचता है, क्या अपनी कमजोरियों को जानना हमें बेहतर इंसान बना सकता है? कुछ सेल्फ हेल्प किताबें कहती हैं कि सुबह उठते ही आईने के सामने खड़े हो जाओ और बोलो, मैं आज बहुत अच्छा इंसान बनूंगा। लेकिन यह सरफेस लेवल पॉजिटिविटी ज्यादा काम नहीं करती। इंस्टेड, आपको अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखना होगा, अपने फ्लॉज और स्ट्रेंथ्स दोनों के साथ। जब आप अपनी कमजोरियों को फेस करते हैं, तभी आप अंदर से मजबूत बनते हैं। बुद्धिज्म के अनुसार इंसान के अंदर 3 पॉइजन होते हैं: क्रेविंग, कुछ पाने की बेचैनी; हेट्रेड, नफरत; और इग्नोरेंस, अज्ञानता। जब आप सिर्फ अपनी पसंद की चीजों को पकड़ कर रखते हैं, नापसंद चीजों से भागते हैं और बाकी चीजों को नजरअंदाज करते हैं, तभी ये 3 जहर आपकी जिंदगी पर कंट्रोल करने लगते हैं। इन फीलिंग्स को दबाने की बजाय उन्हें नोटिस कीजिए। ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सी चीज आपको बार बार इरिटेट करती है, कौन सी बात हर्ट करती है और इन इमोशंस की रूट क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर, क्या आपको गुस्सा तब आता है जब कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, या जब आप कंपैरिजन में पीछे रह जाते हैं? और इन फीलिंग्स की जड़ क्या है? इनसिक्योरिटी, ईगो या बचपन का कोई एक्सपीरियंस? जब आप अपनी इनर डार्कनेस, अपने अंदर के विलन को पहचान लेते हैं, तो आप उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यही रास्ता है सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल ग्रोथ का। सेल्फ लव सिर्फ एफर्मेशन से नहीं आता, वो आता है अपने शैडो को एक्सेप्ट करने से। मिलारेप्पा की ये एक फेमस तिब्बती कहानी है। उन्होंने कई सालों तक एक गुफा में अकेले बैठकर डीप मेडिटेशन किया। एक दिन वो खाना लेने बाहर गए और जब लौटे तो देखा कि उनकी गुफा डरावने डीमन से भरी पड़ी है। पहले उन्होंने उन्हें बुद्धिज्म की कंपैशन और काइंडनेस के बारे में समझाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर वो सिंपली वहीं बैठ गए और बोले, अगर तुम यहीं रहना चाहते हो तो रहो। इस एक्सेप्टिंग एटीट्यूड से सारे डीमंस एक एक करके गायब हो गए, बस एक को छोड़कर। मिलारेप्पा समझ गए कि इस स्टबर्न डीमन से कैसे निपटना है। वो सीधा उसके पास गए और उसके जबड़े में कूद पड़े। उसी पल वो डीमन धुएं में बदलकर वैनिश हो गया और मिलारेप्पा फिर से अकेले और पीसफुल हो गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने अंदर के डीमंस को इग्नोर मत कीजिए, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। जब आप उन्हें छिपाना बंद कर देते हैं, तो वो अपनी ताकत खो देते हैं। हर इंसान की अपनी एक स्टोरी होती है, वो कहानी जो बताती है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और क्या बनना चाहते हैं। ये स्टोरी हमें खुद को समझने में हेल्प करती है। लेकिन कभी सोचा है कि अगर हम इस कहानी को छोड़ दें तो क्या होगा? अगर हम खुद को इस स्टोरी से फ्री कर दें, तो तब हम कहीं भी जाने और कुछ भी बनने के लिए पूरी तरह से आजाद होंगे और बेवकूफ या शर्मिंदा दिखने का डर भी नहीं रहेगा, जो अक्सर हमारी उसी पुरानी कहानी से आता है। अब जानिए जोआन की कहानी, जो लॉस एंजलिस के एक टफ एरिया में बड़ा हुआ था।
कुछ साल पहले तक अगर आप उससे बात करने की कोशिश करते तो वो रूखा और एग्रेसिव रिस्पॉन्ड करता। लेकिन फिर वो एक मेडिटेशन सेंटर गया, जहां उसकी मुलाकात बुद्धिस्ट मास्टर चुंगपा रंगपोचे से हुई। चुंगपा एक ग्रुप को चैंट्स में लीड कर रहे थे और उनकी आवाज में इतनी गहराई थी कि जोआन की आंखों में आंसू आ गए। वो कोई सैड गाना नहीं गा रहे थे, बस उनकी आवाज में वो ताकत थी जो दिल को छू जाए। उस मोमेंट में जोआन को समझ आया कि उसने खुद को स्ट्रॉन्ग एलए बॉय की एक कहानी में कैद कर रखा था। अब उसने सीखा कि बिना उस मास्क के भी वो अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली एक्सप्रेस कर सकता है। उस अवेयरनेस ने उसकी जिंदगी बदल दी। अब वो पढ़ाई कर रहा है और दूसरे बच्चों को गाइड करता है। कई बार हमारी खुद की बनाई हुई कहानी हमें खुद से झूठ बोलने पर मजबूर कर देती है, चाहे बात मेडिटेशन की ही क्यों ना हो। जब आप मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं तो अंदर से एक एक्साइटमेंट होती है कि सबको बताएं कि इससे आपकी लाइफ कितनी बेटर हो गई है। लेकिन कई बार जो दिख रहा होता है असल में वैसा होता नहीं। शोड्रेन को याद है कि एक बार एक स्टूडेंट ने उनसे कहा था कि मेडिटेशन ने उसे ब्लैंकनेस और मेंटल क्लैरिटी अचीव करने में मदद की है। लेकिन कुछ वक्त बाद उसी स्टूडेंट ने एडमिट किया कि वो असल में नम फील करता है, जैसे सब कुछ सुन्न पड़ गया हो। वो बस मेडिटेशन की बेनिफिट्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहता था। शोड्रेन ने उसे समझाया कि नम फील करना भी एक नॉर्मल और वैलिड इमोशन है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। मेडिटेशन का मेन पर्पस है कि आप अपने हर स्टेट को एक्सेप्ट करें, चाहे वो पीसफुल हो या खालीपन से भरा हुआ। इस प्रोसेस में हमें अपने हर इमोशन से दोस्ती करनी होती है, ना कि बस पॉजिटिव वाली फीलिंग्स से। और यही माइंडसेट बाद में आपको इतना स्ट्रांग बना देता है कि आप न सिर्फ दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि कभी कभी अपने दुश्मनों के लिए भी कंपैशन महसूस करने लगते हैं। उम्मीद है कि यह समरी आपके अंदर छिपे अंधेरे को अपनाने और एक सच्ची जिंदगी जीने के लिए आपको तैयार करेगी। जब आप मेडिटेट प्रति भी ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। लेकिन प्रेजेंट में रहना आसान नहीं होता। इसका मतलब है अपने दुखों का भी सीधा सामना करना, खासकर जब बात उन लोगों की हो जो अंदर से टूटे हुए हैं और जिन्हें आपकी जरूरत है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हेल्प करने वाले और जिसे हेल्प मिल रही है उसके बीच कोई बाउंड्री ना बनाएं। अगर आप खुद को किसी से ज्यादा समझने लगते हैं तो आप एक इनविजिबल दीवार खड़ी कर देते हैं जो कनेक्शन को तोड़ देती है। इसलिए अपनी हेल्पर वाली कहानी छोड़ दीजिए और इसकी जगह एक एंशिएंट ब्रीदिंग प्रैक्टिस टॉगलेन को अपनाइए। यह प्रैक्टिस आपको सच में सेंसिटिव बनाती है और दूसरों की सफरिंग को फील करना सिखाती है। टॉगलेन में आप सांस लेते हैं दर्द और दुख के साथ और सांस छोड़ते हैं शांति और कंपैशन के साथ। शुरुआत में यह उल्टा लग सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम वेस्टर्न माइंडसेट के इतने आदी हो गए हैं कि हमेशा प्लेजर को पकड़ना और पेन को अवॉइड करना चाहते हैं, जबकि बुद्धिस्ट मेडिटेशन हमें सिखाता है कि हर इमोशन की जगह होती है। इस प्रैक्टिस को डीपन करने के लिए आप उन लोगों के लिए भी सांस ले सकते हैं जिनसे आप नफरत करते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो उनके पेन को महसूस करने की कोशिश करें, और जब आप सांस छोड़ें तो उनके लिए कंपैशन भेजें। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि शायद उनके पीछे भी कोई दर्द, कोई ट्रॉमा छुपा है। और जब आप इस लेवल पर पहुंचते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप और आपका दुश्मन दोनों एक जैसे ही हैं, बस अलग कहानियों के साथ। कुल मिलाकर बात यही है, अगर आप अपनी कमियों को छुपाते रहेंगे और अपने दर्द से भागते रहेंगे तो जिंदगी कभी सच में फुलफिलिंग नहीं बन पाएगी। एक मीनिंगफुल लाइफ सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स से नहीं बनती, बल्कि तब बनती है जब आप हर इमोशन को स्पेस देते हैं, खुशी हो या गम। मेडिटेशन हमें यही सिखाता है कि खुशी और दर्द दोनों के साथ जीना क्या होता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप ना सिर्फ इनर स्ट्रेंथ पाते हैं, बल्कि दूसरों के पेन को भी जेन्युइनली समझने लगते हैं। और जब बात आए आपकी पुरानी सुखद यादों की, तो उनसे चिपक कर मत रहिए। उन्हें पकड़ कर रखने की जगह उन्हें आगे बढ़ाइए। अगली बार जब कोई खूबसूरत पल याद आए तो बस एक गहरी सांस लीजिए और उस खुशी को मेंटली भेज दीजिए किसी ऐसे को जिसे इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, भले वो कोई अजनबी हो या आपका सबसे बड़ा दुश्मन। यही है कंपैशन की असली प्रैक्टिस और यही बनाता है मेडिटेशन को इतना पावरफुल। तो ये थी स्टार्ट वेयर यू आर किताब की समरी, जिसने हमें यह समझाया कि इनर पीस और सेल्फ एक्सेप्टेंस से ही रियल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। हर इंसान की जर्नी अलग होती है और इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि हमें अपनी जर्नी वहीं से शुरू करनी चाहिए जहां हम इस वक्त हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप इस किताब के किस थॉट से सबसे ज्यादा कनेक्ट हुए, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और याद रखिए,
ग्रोथ की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप अभी हो। स्टार्ट वेयर यू आर।